फिलहाल हमारे एक दर्शक संजय हैं दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर। संजय जी, सवाल पूछें। सर, मेरे पेट में मतलब दर्द करता। मैं झारखंड में वहाँ पे दिखाया था डॉक्टर से। डॉक्टर बोले कि हमको जो पेट में जो फैट हो गया है जी, ठीक है। और मैं अभी ऐसा हॉस्पिटल में दिखा रहा हूँ, तो वहाँ डॉक्टर दवाई लिख के दे रहे हैं, तो मतलब उसमें पतला पतला पैखाना होता है और पेट में दर्द करते रहता है। लेकिन कितना भी दवाई कर रहा हूँ, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। दवाई से कोई असर नहीं हो रहा है? जी नहीं सर। और जब डॉक्टर से मैं बोला सर इस दवाई को, ने बोला मैं कैसा जो दवाई है मैं वो लिख के तुमको दे रहा हूँ, फिर भी मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। कुछ परहेज वरहेज भी कर रहे हैं आप? हाँ सर। परहेज करते हैं कुछ? हाँ हाँ सर। जी, डॉक्टर पुरी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर पुरी, क्या कहना चाहेंगे आप इनको? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि इस वक्त आपको मैं ये बता दूं आपका डायग्नोसिस क्या है। आपकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि पेट के दर्द के कारण तो बहुत हो सकते हैं। इट कैन बी इन्फेक्शन इन द लिवर, इट कैन बी गॉल ब्लैडर डिजीज, इट कैन बी प्रॉब्लम इन योर स्टमक एंड अल्सर, इट कैन बी एनीथिंग इन द इंटेस्टाइन। यानी पेट के दर्द का कारण कुछ और भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो अब जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उससे कोई डायग्नोसिस बनाना तो बहुत मुश्किल है। इनको क्या करना चाहिए? विशेषज्ञ को दिखाएं वहाँ पे हॉस्पिटल में जहाँ पे है। पर इट हैज नथिंग टू डू विद द फैटी लिवर, दैट मच इज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट इफ ही हैज गॉट समथिंग एल्स। तो ये जानकारी भी हम इनको दे दें। डॉक्टर साहब का कहना है कि फैटी लिवर के तो लक्षण बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, कुछ और हो सकता है जिसकी आप जांच कराएं। सामान्य सी कोई पेट में खराबी भी हो सकती है, तो आप लेकिन एक विशेषज्ञ के पास जाएं। जी डॉक्टर प्रमोद गर्ग, जब हमने बात की कारणों की, ओबेसिटी का जिक्र आया, आपसे ये समझना चाहेंगे कि उसके विपरीत अगर मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण की बात की जाए, क्या उस स्थिति में भी ये डिजीज हो सकती है और क्यों हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैल न्यूट्रिशन में भी बहुत से लोगों में लिवर में फैट आ जाता है, लेकिन वो समस्या थोड़ा डिफरेंट है। और जो हम बात कर रहे हैं लिवर में फैटी लिवर की, वो आमतौर से ओबेसिटी के कॉन्टेक्स्ट में ही इम्पोर्टेंट है। जो मैल न्यूट्रिशन में, खासतौर से उनमें जिनमें बीमारी है या रैपिड वेट लॉस हो रहा है या उनमें जो लिवर में फैट आता है वो डिफरेंट टाइप का फैट होता है। हिस्टोलॉजिकली मतलब बायोप्सी में वो डिफरेंट टाइप का फैट होता है, तो वो समस्या थोड़ा डिफरेंट है। ओके। वहाँ पे खाना जो है वो दूसरी तरह से उसको अफेक्ट कर रहा है। जी डॉक्टर पुरी, इसके अलावा प्रेगनेंसी का अगर जिक्र करें, अगर फैटी लिवर की समस्या आपको किसी प्रेग्नेंट फीमेल में दिखती है, तो क्या उसके अगर जो भी स्टेज है और जिस तरह का आपका ट्रीटमेंट होगा, क्या उसमें कुछ फर्क रहेगा या जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसमें किसी तरह का फर्क हो सकता है? देखिए, ये आपने जो सवाल उठाया, इसमें देयर इज अ डिजीज नोन एज acute fatty liver of pregnancy, which is totally different from what we are discussing. That is a very serious disease. उसका नाम दोनों में फैट है। You see, fatty liver of pregnancy and fatty liver in a non-pregnant male or female. They are entirely different. One is a life-threatening disease. Acute fatty liver, if somebody has, it is a life-threatening disease. Should not be confused at all with the discussion जो अभी हमारे यहाँ इसमें चल रही है. So that should not be discussed. So that is a separate entity altogether. और जिन लोगों में अगर किसी लेडीज में अगर फैटी लिवर पहले से है और वो प्रेग्नेंट हो जाए तो वो उससे कोई संबंध नहीं है। होगा। हाँ, वैसे लेडीज में फैटी लिवर फॉर्चुनेटली कम होता है और वो समस्या ये मेल्स में ज्यादा होती है। And it is a very serious thing that it cannot, it can even have a fatal outcome, in fact. But it's a very, very rare disease, and normally we see it very. लेकिन लाइफस्टाइल से उसका बहुत इस बीमारी से उसका संबंध कोई संबंध नहीं। जी, अब एक बात तो ये सामने आई, कुल मिलाकर आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपने फैट के बारे में जो बताया डॉक्टर गर्ग, लोग ये समझना फिर भी ये चाह रहे होंगे कि इन सब में से जो कल्प्रिट है, जो हमें उसको पकड़ना चाहिए और उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो क्या कल्प्रिट कुल मिलाकर फिर हम ही हैं, जो हम ऐसी चीजें भी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं लेकिन हम बिल्कुल शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं? ये कुछ ऐसा मामला है? देखिए, कुछ तो हम कल्प्रिट हैं और कुछ मार्केट फोर्सेस भी कल्प्रिट हैं। अच्छा, अगर आप इजाजत है तो मैं आपको किसी प्रोडक्ट का बस नाम नहीं लीजिएगा, हम लेते नहीं है बस, लेकिन लोग समझ जाते हैं हम क्या बात हैं। जैसे अब आप बाजार में गए, उसने कहा साहब ये बर्गर है, ये 50 रुपए का है, साथ में आपने 10 रुपए और दीजिए तो एक आपको ये पोटैटो चिप्स भी मिल गए, 10 रुपए और दीजिए तो ये सोडा के बोतल भी मिल गया। लोग समझ गए, लोग समझते हैं कि साहब ठीक है बस, तो फिर अब आप 70 रुपए में इतना सारा मिल रहा है, आपने खा लिया। तो काउच पोटैटो जो पुरानी वो है, वो ये अप्लाई करता है फैटी लिवर पे। बिल्कुल आप खा रहे हैं, पी रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, टोटल हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, टीवी का प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। सो कहने का मतलब है ओवरऑल लाइफस्टाइल है ये, मार्केट फोर्सेस भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्री का वो भी इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है।
आज की तारीख में भी सबसे ज़्यादा फैटी लिवर डिजीज़ वो अमेरिका में है, जो सबसे डेवलप्ड और वेल्दी नेशन है। लेकिन सरप्राइजिंगली जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, इंडिया और चाइना उसके एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी जो परसेंटेज ऑफ पीपल विद फैटी लिवर है और फैटी लिवर डिजीज है, इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इट्स नाउ एन एपिडेमिक एंड इन फैक्ट अगर आप ग्लोबली बात करें, इट इज गोइंग टू बी पेंडेमिक और प्रॉब्ली ऑलरेडी इज। जी, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है ये, और लार्जली लाइफस्टाइल डिजीज है। और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने बताया वो इसी बात में है कि ये इसके एसोसिएशन जो और बीमारियों से हैं, लिवर से तो है ही कि आप नैश हो गया और फिर सिरोसिस हो गई, लेकिन और बीमारियां इतनी हैं। और हमारे लिए कंसर्न इसलिए ज्यादा है कि इंडियंस आर मोर प्रोन टू दिस, ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज है, ऐसे ही फैटी लिवर डिजीज के लिए भी इंडियंस थोड़ा ज्यादा प्रोन है। जी डॉक्टर प्रवीण, एक बात बताइए, अक्सर जेनेटिक्स की बात होती है, तो क्या यहाँ भी फैटी लिवर बच्चों में जब मामला आता है तो क्या ऐसा कुछ है कि माँ बाप को फैटी लिवर है तो बच्चों को भी खतरा बढ़ जाता है? जैसा बताया, ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बट जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है उनमें ये समस्या ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। बट जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो हम बाकी अपने जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारे खाने पीने का स्टाइल है, इन चीज़ों का कंबाइन इफेक्ट होता है और उसके बाद जो है फैटी लिवर देखी जाती है। जी डॉक्टर पुरी, मोटे लोगों की जब बात आती है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जाहिर सी बात है, जो हमने बात की कि काफ़ी हद तक दवाइयों या ट्रीटमेंट के अलावा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि क्या खा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं, बहुत ज़्यादा इसका रोल रहता है। लेकिन जो मॉर्बिड ओबीज हैं उनके लिए क्या आपका ट्रीटमेंट का जो रजीम है, जो फॉर्मेट है, वो सेम ही रहता है या फिर क्या कुछ फ़र्क उसमें आप रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा व्हाट डू वी मीन बाय मॉर्बिड ओबेसिटी। मॉर्बिड ओबेसिटी इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ योर BMI। तो अगर आपकी BMI 40 से ज़्यादा है तो यू आर क्लासिफाइड एज मॉर्बिड ओबेसिटी, और या आपकी BMI 35 है बट यू हैव an obesity related associated disease. So both these categories will come under. There is, जैसे डॉक्टर प्रवीण ने अभी जिक्र किया था, genetic component is very strong. You know, genetics is one of the most important things in obesity, because अगर आपके ancestors, आपकी पूरी lineage जो सी है, they are obese, then the chances of you getting obesity and you maintaining that weight is going to be very difficult. अब आपने जो प्रश्न पूछा है कि if patient has morbid obesity, is the treatment plan any different? No, the treatment plan is not very different. We have a 3-stage approach. इसको हम कहते हैं कि first stage में it is always diet modifications. Diet and physical exercise में we would say कि okay, this is the suggested diet, आप इस पे अमल कीजिए, और ये आपकी suggestion हम देते हैं कि you do physical exercise, you start with a mild exercise, then gradually build up your exercise and reach this level. And we give it a good amount of time, that you can try this for 6 months, maybe up to a year. And if you fail that and you're following that, then obviously it is your metabolism which is disturbed, and these things are not going to help. Plus, if there is a genetic component, कि आपके पिताजी और दादाजी, everybody is fat in that, then the chances of success of this kind of. So then maybe you should go to a second stage, which sometimes we would try and give maybe initially now as endoscopic therapy with the intragastric balloon, but ultimately, because what I'm saying is that the intragastric balloons वगैरह हैं, they are very short term. Okay. If you have to have a long term result, then the only possibility is that you have to go on for a surgery, which is a bariatric surgery is what we are talking about. But that is always the third step. I would be very reluctant to put, the first time कोई मेरे पास आएगा, then I would say that would be very very, you know, मतलब कुछ समय इंतजार करेंगे, दूसरे ऑप्शंस पहले ट्राई किए जाएं, और फिर अगर नहीं होता है कुछ, तब आप surgery all said and done, although the benefits are going to be much more, but surgery is associated with some definite risk of anesthesia, risk of other complications, etc. So we would always put that as a last option. एक और चीज़ यहाँ पे डॉक्टर पुरी आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, बेरियाट्रिक सर्जरी की जब भी बात आती है, अगर हम बात करें, ये पूरे देश में लगभग, अगर कोई आंकड़ा अगर आप बता सकें, कितने लोगों पर की जाती है पूरे देश में साल भर में?
है कोई आंकड़ा? नहीं, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इट विल बी 0.001% से भी कम होगी. इतना दैट मच आई कैन गिव यू. बहुत कम लोगों पे होती है. आई डोंट नो हाउ मेनी जीरोस विल कम बिफोर दैट वन. ठीक है डॉक्टर गर्ग, एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर, हम दो तरह के विचारों के साथ हमेशा रहते हैं. हमें ये सेहत को लेकर एक तरफ ये भी है कि सेहत बिल्कुल ठीक रखनी है, और दूसरी तरफ उसके प्रति लापरवाह भी बहुत रहते हैं. दोनों तरह के लोग हैं हमारे समाज में. और एक वो होते हैं जो कहते हैं कि देखिए हम ये सब चीज़ें खाते हैं जो डॉक्टर साहब जिन जिन चीज़ों के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम नाम नहीं ले सकते इसलिए लिवर सप्लीमेंट, वो गोली हम रात को खा लेते हैं और बिल्कुल ठीक रहते हैं, और गोली का नाम भी बताते हैं, हम सबको मालूम है. ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है. आप ये सोचेंगे साहब मैं वैसे अपने आप को 1-2 गोली या 4 गोली खा के ठीक रख लूंगा, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है. लेकिन इन लिवर सप्लीमेंट्स का कोई रोल है? बिल्कुल नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं. लिवर सप्लीमेंट का कोई रोल नहीं है. फैटी लिवर होने के बाद भी कोई रोल नहीं है. उसके लिए ट्रीटमेंट अलग है. और जो हम आज ड्रग ट्रीटमेंट की बात, मेरे ख्याल में ये सही जगह नहीं है ड्रग ट्रीटमेंट की बात करने का. यहाँ पे जो मेन ट्रीटमेंट है वो यही है, डाइट और एक्सरसाइज. आप कोई सी भी दवा खा लें, आप उस दवा से बिल्कुल ठीक नहीं होंगे अगर आपकी डाइट और एक्सरसाइज ठीक नहीं है. तो ये बिल्कुल भ्रम है कि अगर हम 2 या 3 या 4 गोलियां खा के अपने आप को ठीक रख सकते हैं. आई थिंक ये चीज बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि सप्लीमेंट का कोई रोल नहीं है. जो रोल है वो या तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जिसके जो मरीज को दिया जा सकता है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइट और एक्सरसाइज है. वो ट्रीटमेंट है. इट इज नॉट जस्ट अ लाइफस्टाइल मेजर, इट इज एक्चुअली अ मेडिकल इंटरवेंशन. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. डाइट एंड एक्सरसाइज आर मेडिकल इंटरवेंशन, नॉट जस्ट लाइफस्टाइल चेंज. डॉक्टर प्रवीण, ये बताइए, कुल मिलाकर अब जो बात पहुंच गई है एक्सरसाइज और डाइट, यहाँ पर हम एक पार्ट लेते हैं डाइट, जहाँ पर बात आ रही है कि आप पिज्ज़ाज, बर्गर्स या जंक फूड खाते हैं बच्चे, जो इसकी शुरुआत होती है वो घर से ही होती है. जाहिर तौर पर पेरेंट्स वर्किंग है या मदर्स वर्किंग है, उनको टाइम नहीं मिलता है. प्रैक्टिकली क्या आप बताना चाहेंगे क्या अप्रोच हो सकती है, क्योंकि किचन से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ. मदर के पास टाइम नहीं है, बच्चे को पैसे दिया, आप जाइए, इजी फूड है, और जैसा डॉक्टर प्रमोद गर्ग कह रहे थे कि कॉम्बो में भी मिलता है, इतने पैसे दीजिए तो डबल या ट्रिपल द क्वांटिटी मिल जाएगी, इजीली एक्सेसिबल. किस तरह के परिवर्तन हमें घर से करने होंगे, किचन से करने होंगे, और हैबिट्स में बदलाव करना होगा? ये सही है कि हमारे दिनचर्या में हम सब लोग काम में बिजी होते जा रहे हैं दिनों दिन, और पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना पड़ेगा. उनको जो है शुरुआत खुद से करनी होगी, और अगर हम खुद बाहर क्या चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं और बच्चों को बताएं कि हाँ आपने नहीं खाना है, वो भी नहीं चलेगा. तो मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें देखी जा रही है कि हमारे साथ दिनों दिन दिनचर्या ऐसी होती जा रही है कि हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उसको भूलते जा रहे हैं. हमें अपने खाने पीने में इन चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा और हमें बदलाव लाना पड़ेगा. आउटडोर जो हमें खाने की चीज़ें हैं उसमें वसा बहुत ज़्यादा होती है. और एक जो पिछले 30 सालों में ये बदलाव आया है कि फ्रुक्टोज की मात्रा जो है हमारे डाइट्स में बहुत बढ़ती जा रही है. इसे हमें लिमिट करना पड़ेगा. तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये 2 चीज़ें जो है हमें कम करना पड़ेगा. और हमें टोटल बैलेंस को जरा समझा दीजिए. फ्रुक्टोज जी क्या जितने भी जो आपके बिवरेजेस हैं, जो ड्रिंक्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, जो ज़्यादातर बाहर हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, उसमें जो है हमें कमी लाने की ज़रूरत है. जी डॉक्टर पुरी, एक चीज़ डॉक्टर गर्ग ने तो मना कर दिया कि कोई लिवर सप्लीमेंट जो लोग जो गोलियां खा लेते हैं उनसे कोई लाभ नहीं होने जा रहा. तो एक बात और बताइए, ये जो लिवर में फैट जमा होना है, क्या कुछ लोगों को उनका अगर कुछ का लिवर स्लगिश है उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है, या सभी को समान रूप से होगा? और क्या इसी के साथ दालचीनी, लहसुन, अदरक, इन सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा होता? देखिए, ये जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा ना, ये इसका आंसर देना इन मॉडर्न मेडिसिन इज़ वेरी डिफिकल्ट. कि इनका हैव दे गॉट एनी प्रूवन वैल्यू इन रिड्यूसिंग फैटी लिवर? सो आई कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा, व्हाट वाज दैट? कैन वी कम? मैंने ये पूछा कि जहां तक लिवर अगर ठीक से फैट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, स्लगिश है या क्या है? ओके, सो अगर उदाहरण के लिए लें हाइपोथायरॉयडिज्म, इन विच योर होल मेटाबॉलिज्म, जो थायराइड की एक बीमारी होती है, थायराइड हमारी सारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सकता है. तो उसका एक्सेस भी हो सकता है और ये उसका अंडर परफॉर्मेंस भी हो सकता है. यू सी, सो if your thyroid, if you're hypothyroid, which means your thyroid is not performing, it's become sluggish, your whole metabolism gets sluggish, and you will more likely to get a fatty liver
as you know, as a part of your general slowing of the metabolism. ठीक. So that will be specific diseases in which the metabolism directly affects your liver and causes fat accumulation in the liver. Okay.